चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास जो है वो कहाँ गया? आज की जो क्लास है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, एक चैप्टर है बायोलॉजी का। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री मीन्स अगेन, प्रोड्यूस मतलब फॉर्मेशन। तो रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होगा? री इज अगेन, प्रोड्यूस मतलब फॉर्मेशन, रिप्रोड्यूस मतलब अगेन एंड अगेन फॉर्मेशन। पहली बात, आपसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से अराइज होता है कि क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? इज रिप्रोडक्शन अ लाइफ प्रोसेस? यस, नो, नो, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है बेटा? अब ये समझिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ना हो। अगर वो प्रोसेस नहीं तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। रिप्रोडक्शन, बहुत सारे कपल्स का आपने सुना होगा, देखा होगा कि ऐसे भी सरवाइव करते हैं जिनके बच्चे नहीं है। ठीक है, जिन कपल्स की अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग नहीं है, जनरेशन नहीं है, स्टिल दे आर सर्वाइविंग, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो हम क्या, इससे फिर कैसे पता चला कि लाइफ प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेस का मतलब जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने लाइफ प्रोसेस के अंदर, लाइफ प्रोसेस आपका फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 10th में, जिसमें हमने 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। पहला प्रोसेस होता है आपका डाइजेशन या न्यूट्रिशन, सेम है दोनों। सेकेंड होता है रेस्पिरेशन, सांस लेना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। थर्ड होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, जिसमें आपने जो खाया ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उसको अब घुमाना है। ब्लड के अंदर आपके ग्लूकोज है, अब उसको हर एक सेल तक पहुंचाना है। एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन, यानी जो अब सेल ने मेटाबॉलिज्म करने के बाद वेस्ट प्रोड्यूस किया, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि वेस्ट को बॉडी में नहीं रहने देना है। ये 4 प्रोसेस ही आपके लाइफ प्रोसेस है। apart from 4 processes, apart from these 4 processes, कुछ नहीं है लाइफ प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन, अब दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि अगर रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है ही नहीं तो करना क्यों है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? और है भी कि नहीं, इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है, कैसे है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सरफेस। एक जनरेशन के बाद वो रहे, उसके बाद वो खत्म ना हो जाए, धरती पे उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म ना हो जाए, उस चीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑन लाइफ, continuity of life on earth surface, reproduction is required, but it is not considered as a life process. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी। रिप्रोडक्शन क्या होता है? री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी, एबिलिटी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग नहीं कर सकते इसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ही करेंगे, टू प्रोड्यूस लिविंग बीइंग्स सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करना, चाहे वो एक सेक्सुअल एसेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल हो, ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा। अगर इंसान है तो इंसान ही प्रोड्यूस करेगा, अगर जानवर है तो जानवर प्रोड्यूस करेगा, अपने जैसे स्पीशीज को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। द टू मोड्स, इसमें 2 मोड्स इन्वॉल्व हैं, 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। आइदर इट कुड बी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और इट कुड बी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल सिंपल टर्म्स में समझाती हूं, जिसमें नॉर्मली सेक्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, और वो कैसे होगा? 2 पेरेंट्स, मतलब 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी। ए सेक्सुअल मतलब, ए का मतलब जहां पे भी ए आ जाता है इसका मतलब होता है एब्सेंट। इस फॉर्म में हम याद करेंगे, ये सिर्फ आज की क्लास के लिए नहीं होगा, इट विल बी फॉर एंटायर लाइफ। 10वीं के बाद जितना भी आगे बढ़ोगे, जो भी टर्म्स बताए जाते हैं आपको, ये हर जगह एप्लीकेबल है। थ्रू मी जितना भी टर्म मेड से बताया जा रहा है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। वही ट्रिक्स बनाने की, वही निमोनिक्स यूज करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो ए का मतलब होता है एब्सेंट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां एब्सेंट हो, जहां सेक्स एब्सेंट हो, उसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे सेक्स इन्वॉल्व हो, मतलब 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, कैन बी सीन इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है अब इसका? इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो अब ये टर्म, पहले वेरिएशन कहां से है ये समझते हैं। जहां पे भी 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, मतलब आधा इससे आ रहा है, आधा इससे आ रहा है। क्या आधा? कैरेक्टर से, ट्रेट्स, कैरेक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि अपने पे, लाइक सपोज मेरे को देखो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 50% ऐसे बीच में मेरे पार्टीशन खींचा हुआ है और 50% मैं अपने फादर जैसी दिख रही हूँ, 50% मैं अपने मदर जैसी दिख रही हूँ, ऐसा नहीं है। लाइक मैं आधा मेल आधा फीमेल नहीं दिख रही हूँ, कॉम्बिनेशन है।
कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे फादर से आए होंगे, कुछ मेरे मदर से आए होंगे और कुछ मेरे खुद के होंगे, कुछ डीएनए का खुद का रेप्लिकेशन। बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे, इफ यू टेक बायोलॉजी, तो आप समझोगे कि कुछ खुद का रेप्लिकेशन है, अपनी डीएनए ने रेप्लिकेट किया तो अपने आप भी फॉर्मेशन किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब चेंजेस, वेरिएशन हुआ। तो अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब इसकी क्या जरूरत है, क्या कुछ फायदा है भी इस वेरिएशन का? बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा मैं बच्चों को, अभी रिसेंट ईयर्स में तो कोविड से बड़ा कोई अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता टू एक्सप्लेन वेरिएशन, तो मैं बच्चों को वेरिएशन समझाने के लिए हमेशा कोविड का एग्जाम्पल लेती हूँ कि बेटा कोविड अभी आया था, कोविड में हमारे पास 3 तरह की पॉपुलेशन थी। कौन कौन सी? एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको कोविड जैसे ही हुआ वो चल बसे, ऊपर चले गए, ठीक है। दूसरे थे जिनको कोविड हुआ, उन्होंने सिम्टम्स शो किया लेकिन वो रिकवर कर गए, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ स्पैन लगा, फिर वो रिकवरी हो गई उनकी बॉडी के अंदर। तीसरे थे जिनमें मैं फॉल करती हूँ, जिनको सिम्टम्स तक भी नहीं दिखे, जिनकी बॉडी पे कोई सिम्टम्स तक नहीं आए, जैसे मेरे को दोनों तीनों वेव में कुछ नहीं आया। इसका मतलब क्या मेरी बॉडी में एंटर नहीं किया वायरस? वायरस उस टाइम हवा में था बेटा, हवा में था मतलब सबकी बॉडी में एंटर किया, ऐसा कोई पर्सन नहीं था जिसकी बॉडी में वायरस एंटर नहीं किया, सबके अंदर वायरस गया। पर कुछ की इम्यूनिटी इतनी लो थी कि वो सरवाइव नहीं कर पाए, तुरंत ही चल बसे। कुछ की इम्यूनिटी फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसी सेल ने एंटीबॉडीज बनाई, फाइट किया और रिकवर कर गए। कुछ की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सिम्टम्स तक उनकी बॉडी ने दिखाया नहीं, सिम्टम्स तक शो नहीं किया। सिम्टम कब दिखेगा? जब थोड़ी बॉडी, 2 लोगों में फाइट हो रही है, एक थोड़ा सा हार रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि कोई भी जीत सकता है लेकिन अभी भी फाइट चल रही है, तो एक मुक्का उसने मारा, दूसरे ने 2 मारा, तो दोनों को लग रहा है मुक्का, तो दोनों पे इफेक्ट दिखेगा ना, दोनों का फेस पे दिखेगा कि भाई चोट लगी हुई है। तो वो कौन सा कंडीशन था जिसमें हो गया बट कुछ टाइम के बाद रिकवर हो गए। बट तीसरा कंडीशन कौन सा था जिसमें सिम्टम नहीं दिखा, मतलब एक वाला बहुत ज्यादा हावी है, एक की इम्यूनिटी बहुत हावी है, इतनी कि भाई उसने उसको दिखाने ही नहीं दिया, जीतने ही नहीं दिया, यहाँ तक पहुंचने ही नहीं दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, वेरिएशन था तभी तो ये पॉसिबल हो पाया ना, कि कुछ तो चलो चले गए, कुछ धरती पे रह गए जो फर्दर रिप्रोड्यूस कर करके पॉपुलेशन का नंबर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। बट अगर हमारे पास वेरिएशन नहीं होते, मतलब सबके अंदर एक ही डीएनए का कंटेंट होता, आपके अंदर भी वही डीएनए जो मेरे अंदर है, आर्यन के अंदर भी वही डीएनए, सबके अंदर एक ही चीज है, क्या होता? बीमार पड़ोगे, कोविड की वेव आती, सबको लेके जाती, एक भी ह्यूमन यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता कोविड के बाद। बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी में अलग डीएनए है, मेरी बॉडी में अलग डीएनए, मेरी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल अलग है, आर्यन की बॉडी का जेनेटिक मटेरियल अलग है, किसी और बच्चे की बॉडी का जेनेटिक मटेरियल अलग है, राइट? तो कॉन्सेप्ट इससे ये बनता है शॉर्ट टर्म कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? सर्वाइवल के लिए। हमारी बॉडी में वेरिएशन है इसलिए हम सर्वाइव कर पाते हैं, वरना एक साथ ही सब कुछ हो जाता, राइट? एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं होता, एक्सटिंक्ट बन जाते हैं हम। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स ग्रेट स्कोप ऑफ वेरिएशन। अब इसमें एसेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, उसी पेरेंट से अपना ऑफस्प्रिंग आ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, तो उसमें वेरिएशन कहां से आएगा? उसके जैसा ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो उसमें वेरिएशन की पॉसिबिलिटी सबसे कम। और जिसमें सबसे कम, जितनी कम वेरिएशन की पॉसिबिलिटी, उतनी पॉसिबिलिटी कम ज्यादा बढ़ गई, उसके खत्म होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करता है ग्रेट स्कोप, किसके लिए? वेरिएशन के लिए। पहला पॉइंट, वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज, स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, वेरिएशन हेल्प्स इन स्पीशीज टू अडैप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंट में अगर सडन चेंज आता है तो वेरिएशन ही हमारी हेल्प करता है कि हम उससे अडैप्ट कर सके। वेरिएशन नहीं होगा हम अडैप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, मतलब आगे। ओहो वेट, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी समझाया मैंने, जिसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर रहा है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है मतलब स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे उसके पास, ठीक है, जिसको हम गैमीट्स बोलते हैं। यही गैमीट्स जाकर के फ्यूज करेंगे तो नया जनरेशन, नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। बार बार मैं ऑफस्प्रिंग यूज कर रही हूँ, अभी मैं जाइगोट यूज करूंगी, फिर मैं एम्ब्रियो यूज करूंगी,
जब दो गैमीट आकर के मिलते हैं तो सबसे पहला जो सेल बनता है उसे जाइगोट बोलते हैं। यूनिसेलुलर, अब देखो इसके अंदर प्लॉइडी कैसी होती है, n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अभी देखेंगे क्रोमोसोम्स, हम क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आधा होता है क्रोमोसोम, गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। मतलब आपके शरीर से, आपकी बॉडी से, मैं किसी भी बॉडी पार्ट से अगर सेल को निकालूं और उसके सेंटर में जाऊं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, न्यूक्लियस तक पहुंचूं, तो मुझे उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिखेंगे? 46 क्रोमोसोम्स का नंबर दिखेगा। यानी हम इसको बोलते हैं दूसरे टर्म्स में 22 का पेयर दिखेगा। 22, ठीक है, सॉरी 23 का, सॉरी 23 का पेयर दिखेगा, आई एम सॉरी 23 का मतलब 46 क्रोमोसोम यानी 23 का पेयर दिखेगा। ठीक है, 23 को आप डबल करेंगे तो 46 होता है, राइट। लेकिन गैमीट्स के अंदर यानी ओवा जो कि फीमेल बॉडी प्रोड्यूस करती है और स्पर्म्स यानी जो मेल बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसमें आपको इसका नंबर आधा हो जाता है। 46 ना मिलकर के 23 ही होगा सिर्फ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दोनों पास आएंगे, 23 वाला स्पर्म 23 वाला ओवम, ये दोनों आकर के फ्यूज करेंगे, तब जाकर के नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो अगेन 46 हो गया। जब नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी बॉडी में सारे 46 हो गए। अगर वही यहाँ पे आधा नहीं होता नंबर तो क्या होता? ओवम में भी 23, ओवम में भी 46 होता, स्पर्म में भी 46 होता। जब ये आकर के कंबाइन करते तो क्या बनता? कंसेंट्रेशन 92 हो जाती। ठीक है, तो ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते करते कुछ जनरेशन के बाद तो ऑर्गेनिज्म ही कुछ अलग बनता। इंसान का बच्चा इंसान होता ही नहीं, राइट, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज बढ़ती चली जाती। इस चीज को अवॉइड करने के लिए नेचर ने क्या किया कि सारी बॉडी के सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखा 46, लेकिन गैमीट्स के अंदर इसका नंबर आधा कर दिया, क्योंकि आकर के फ्यूजन होना है। फर्दर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल से आना है, फीमेल से आना है, फ्यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमीट्स, जिनको बोलते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, क्योंकि मैंने बोल दिया ए का मतलब होता है एब्सेंट। मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट। सबसे पहला जो सेल बनेगा वो जाइगोट बनेगा, विच डेवलप एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। लेकिन वहीं अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड आइदर बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी और बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ पेरेंट बॉडी। नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है या तो पेरेंट बॉडी खुद को डिवाइड कर लेती है और जितने पार्ट में डिवाइड किया एक नया नया ऑर्गेनिज्म बना देती है, या डिफरेंशिएट हो जाती है। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इज काइंड ऑफ सेम। लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं इस तरीके से वो अपने नए ऑफस्प्रिंग, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं। किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व है। पहला मेथड होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है बेटा टू। ठीक है, समझेंगे इस बात को। बाई का मतलब होता है टू और फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग ऑफ। यानी जब आपकी बॉडी दो टुकड़ों में बट जाए और हर एक टुकड़ा, दोनों टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम लोअर क्लासेस। लोअर क्लासेस का मतलब जो डेवलप्ड नहीं है, नीचे स्तर के ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, साइटोप्लाज्म ठीक से नहीं है, न्यूक्लियस ठीक से नहीं है, ऑर्गेनेल्स ठीक से नहीं है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अगर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ठीक से हो गया है तो उसमें कभी भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो मेथड्स कौन कौन से हैं? बाइनरी फिजन, एक पेरेंट बॉडी थी, पहली पेरेंट बॉडी थी, दो न्यूक्लियस में सबसे पहले अंदर ही पेरेंट बॉडी के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं होता है। बच्चों को लगता है ये एक सेल है, सेल सिंपली टूटेगा, मतलब पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करेगी, तब जाकर के न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कॉन्सेप्ट गलत है। अंदर सबसे पहले अंदर का कंटेंट टूटता है, डिवाइड करता है, तब जाकर के बाहर डिवीजन स्टार्ट होती है, अंदर से बाहर की तरफ होती है। मतलब किसी सेल को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड होना है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस दो होगा, तब उसका साइटोप्लाज्म होगा, तब जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करेगी और तब जाकर के वो नया ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में बटेगा। ठीक है, सो दो पहले सबसे पहले स्टेप में दो न्यूक्लियस में बटा, फिर धीरे धीरे देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड करना स्टार्ट किया एंड इस तरीके से दो नए डॉटर सेल्स बन गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे लास्ट में टूटा तो दो ऑर्गेनिज्म बन गया। इसका मतलब मोस्ट कॉमन मेथड है किसके अंदर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है। वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट है उसमें ये कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन।
इट इज डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये डिवीजन है पेरेंट सेल का कितने में, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, 2 एक जैसे डॉटर सेल्स में डिवीजन होगा, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं बाइनरी फिजन के अंदर। फिर आता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है बहुत सारे, मतलब अब जो सेल है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे अंदर बॉडी के अंदर, फिर सारे न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे, फिर जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करेगा और बहुत सारे सेल, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू प्रोड्यूस मेनी आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल, बहुत सारे एक जैसे अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, बाइनरी, बाई मतलब 2, बाइनरी फिजन मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 डॉटर सेल बनाना, मल्टीपल मतलब बहुत सारे बनाना। इसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम विवैक्स, एक ही है प्लाज्मोडियम विवैक्स, एक का नाम है जो कि आपका मलेरिया कॉज करता है, एंड देन इज लीशमानिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जांपल्स जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी के बेसिस पे ही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट फर्मेंटेशन, सेकंड मेथड, नेक्स्ट मेथड है आपका सेकंड मेथड जिससे आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है, सॉरी फ्रेगमेंटेशन, आई वाज रीडिंग द इनकरेक्ट, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी टुकड़ों में डिवाइड कर जाए, डिफरेंट टुकड़ों में डिवाइड कर जाए, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर जाए और हर एक बॉडी पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मैम फ्रेगमेंटेशन और फिजन में डिफरेंस क्या है? आपने फिजन में भी तो यही बोला, बाइनरी फिजन बोला 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मल्टीपल में बोला बहुत सारे में डिवाइड होगा, और फिर फ्रेगमेंटेशन में भी यही बोल रहे हो। मल्टीपल फिजन या बाइनरी फिजन, बाइनरी में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, मल्टीपल में क्या हो रहा था, बहुत में हो रहा था, लेकिन कैसे? पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा था, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड कर रहा था, तब जाकर के पूरी बॉडी डिवाइड कर रही थी। यहाँ सिंपली बॉडी टूट जाएगी, सिंपली अपने आप को ब्रेक कर लेगी डिफरेंट पार्ट्स में, हर एक पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। वहां कोई पार्ट नहीं बन रहा था, वो पूरी बॉडी डिवाइड कर रही थी, डिवाइड करने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म के साथ आ रहा था वो। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे पहले बॉडी टुकड़ों में डिवाइड करेगी, फिर हर सपोज करो मेरे को 3 टुकड़ों में बांट दो, अब मेरे पैर से ऊपर का पार्ट अपने आप आ जाएगा एक नया इंडिविजुअल, फिर बीच के पार्ट से नीचे और ऊपर वाला पार्ट आ गया एक नया इंडिविजुअल, अब 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हुई, 3 नए इंडिविजुअल, 3 मैम। तो ये है फ्रेगमेंटेशन, जब बॉडी टुकड़ों में डिवाइड करे और फिर हर एक टुकड़े से एक नया इंडिविजुअल आए। सो कैसे लिखेंगे इसको, मतलब हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए ना, समझ तो में आ गया, चलो हिंदी में मैम ने समझा दिया, ट्रिक्स बता दिया, निमोनिक बता दिया, सब समझ में, लिखेंगे कैसे? प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखी जाएगी, हमें कितना समझ में आया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने क्या प्रेजेंट किया पेपर पे। सो एडल्ट ऑर्गेनिज्म, जब आपका एडल्ट ऑर्गेनिज्म ऑन मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन, जब बॉडी मैच्योर हो गई, ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में टूटेगा, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, हर एक फ्रैगमेंट एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल होता है इसका स्पाइरोगायरा। एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, हेल्पफुल होंगे, एग्जांपल से आपका पेपर जो होता है प्रेजेंटेबल लगता है, टीचर को पढ़ने में अच्छा लगता है कि अच्छा बच्चे को पता है। आप डायग्राम, ये स्पाइरोगायरा का ही डायग्राम है जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, अगर आपको डायग्राम बना पाते हैं तो जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग क्या बोलता है? बडिंग है अ स्मॉल आउटग्रोथ। बड बचपन में बचपन से हम पढ़ते हुए आते हैं, सुनते हुए आते हैं, बड क्या होता है? फ्लावर के ऊपर कली, जब तक फ्लावर नहीं बना, स्मॉल बड है, उसे बड बोलते हैं। उसका जो शेप होता है एग्जैक्टली बडिंग में वैसा ही होता है। पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी में एक स्मॉल आउटग्रोथ हो गई, ठीक है, रिलेट करते हुए पढ़िएगा, थोड़ा सा फास्ट चल रही है क्योंकि सिलेबस खत्म करना है हम लोगों को क्विक, बट चीजें समझ आ रही होंगी। आउटग्रोथ, मेन पेरेंट बॉडी पे एक बड की आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ आ जाती है। जब वो आउटग्रोथ थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है तो बॉडी से अपने आप को खुद ही डिटैच कर लेती है और एक जहां जाके गिरती है वहां पे एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर पेरेंट बॉडी के ऊपर बड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं, ठीक है। सो अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड अराइजेज ऑन द पेरेंट बॉडी, पहला पॉइंट। जैसे आपको पीडीएफ में, पीपीटी में दिया हुआ है, बिल्कुल आप इसी तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे तो यू कैन स्कोर बेटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी पॉइंट वाइज, द बड ग्रोज बाय रिपीटेड सेल डिवीजन। इस बड का ग्रोथ कैसे हुई? रिपीटेड सेल डिवीजन हुआ,
बर्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? सेल डिवीजन के थ्रू होगा ना। तो पेरेंट बॉडी ने रिपीटेडली सेल डिवीजन किया और बर्ड का फॉर्मेशन किया। It then breaks off from the parent body and develops into a new individual. जब एक बार मैच्योरेशन हो गई, बर्ड बन गया, अपने आप को डिटैच कर लेगा पेरेंट बॉडी से और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रा, स्पंजीज एंड कोरल्स एंड ईस्ट। ठीक है, इसमें से कोई भी दो एग्जांपल्स आप याद करिएगा। 2 एग्जांपल्स आर मोर देन इनफ इन एवरी टॉपिक, 2 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का क्या मतलब होता है? रीजनरेशन मतलब दोबारा जनरेट करना। अगेन जैसे रिप्रोडक्शन बोला वैसे रीजनरेशन। री का मतलब अगेन, जनरेशन मतलब फॉर्मेशन। जब दोबारा फॉर्मेशन हो रहा है उसको रीजनरेशन बोलेंगे। अब रीजनरेशन का क्या मतलब हुआ? देखो, रीजनरेशन इज द एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, ऑफ ऑर्गेनिज्म टू जनरेट लॉस्ट एंड डैमेज बॉडी पार्ट। बॉडी के किसी एक्सीडेंट की वजह से बॉडी का हाथ चला गया, तुम्हारी बॉडी में क्या रीजनरेशन प्रॉपर्टी है? हाथ चला गया वापस लेके आ जाओ, पैर चला गया वापस लेके आ जाओ, नहीं है। आपके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास नेचर ने प्रॉपर्टी दी है कि दे कैन रीजनरेट। रिप्रोड्यूस की बात नहीं हो रही, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है पूरी तरीके से फॉर्मेशन, जनरेट का मतलब कोई चीज खो गई वापस लेके आ जाओ। ठीक है, तो बॉडी का कोई हिस्सा चला गया उसको वो वापस रिगेन कर सकता है, ये प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन के अंदर, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होने चाहिए ना बॉडी में, तभी हो पाएगा, नहीं तो तुम भी कर सकते थे, पर तुम नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारे पास वो सेल्स नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म के पास वो स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, दीज फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल। ये क्या करता है? मास ऑफ सेल बनाता है। सबसे पहले मास ऑफ सेल्स होते हैं which undergo changes to form cells specialized in different functions। पहले मास ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के पास एबिलिटी आ जाती है कि अगर इनकी बॉडी के पार्ट्स खो गए, कहीं चले गए, टूट गए, बॉडी से अलग हो गए, वो वापस से रीगेन कर सकते हैं। ठीक है, इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया छिपकली, प्लेनेरिया कुछ और है बट मैं छिपकली का एग्जांपल दे रही हूँ। लिजर्ड, लिजर्ड जिस स्पीशीज का नाम स्पीशीज के अंदर फॉल ऑफ करता है, लिजर्ड के अंदर देखा होगा ना, कभी टेल कट जाती है, पूंछ कट जाती है, वो रीगेन कर लेती है। कभी छिपकली के अंदर देखा होगा अटैच्ड पूंछ अलग से दिखती है कि वो अलग से लाई हुई पूंछ है, वो उसकी एबिलिटी है। आप जब उसको कैप्चर करने जाते हो, आपको उसका प्रे है, उसका प्रेडेटर है, अगर उसको खाने के लिए जा रहा है तो वो क्या करती है, अपनी टेल को रिमूव कर देती है और आगे भाग जाती है, प्रेडेटर से बचने के लिए। एबिलिटी दी है उसको नेचर ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। इफ प्लेनेरिया इज कट, अगर प्लेनेरिया को कट किया जाए, प्लेनेरिया अलग एग्जांपल है, कट किया जाए स्मॉल पीसेस में, देन ईच पीस डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लेनेरिया। हर एक पीस नए प्लेनेरिया में बन जाएगा। मतलब अगर मान लो उसका हाथ काट दिया आपने, हाथ आ जाएंगे, पैर काट दिया, पैर आ जाएंगे। यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन एक जैसा लग रहा है। नहीं बेटा, फ्रेगमेंटेशन में आपने बॉडी के हिस्से किए और हर एक बॉडी का हिस्सा पूरी बॉडी को फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी बॉडी में से कुछ हिस्सा हटा रहे हो, वो वापस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है ना। उसमें आपने बॉडी के टुकड़े किए, उस टुकड़े से पूरी बॉडी बन रही है, यहाँ पे आपने पूरी बॉडी का एक टुकड़ा हटाया जो कि वापस आ रहा है। ये डिफरेंस है रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो गए इसके? प्लेनेरिया, अगेन इसका रीजनरेशन का एग्जांपल होता है लिजर्ड, स्टारफिश, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। प्लेनेरिया हाइड्रा के ऊपर भी एग्जांपल्स में आया था, उनके पास ये भी प्रॉपर्टी है, उनके पास बडिंग की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स, आगे बढ़े। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? स्पोर का मतलब होता है इस तरीके से, आई होप आपने हम कभी ना कभी लाइफ में ब्रेड पे फंगस लगते हुए देखा ही होगा। ठीक है, व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर का, और दिन कुछ दिन छोड़ दो तो और ब्लैकिश कलर का हो जाता है। क्या है वो? उस पे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ से आया स्पोर? हमेशा प्रेजेंट है आपके एनवायरमेंट में, ऑल टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, बस ये सही एनवायरमेंट ढूंढ रहा है, सही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है, कहाँ जाके लैंड करे। अब तुम्हारी बॉडी पे लग नहीं सकता ये। ठीक है, तो ये खाना ढूंढ रहा है, उसका खाना मिलेगा, वहां जाकर के सर्वाइव करना स्टार्ट कर देगा। तुमने ब्रेड रख दिया मॉइस्ट करके, बाहर छोड़ दिया, फ्रिज के बाहर छोड़ दिया 4 दिन तक, ब्रेड भूल गए तुम। एनवायरमेंट में आपकी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, वेपर्स प्रेजेंट है, उस ब्रेड पे आके लग गए। स्पोर ऑलरेडी एनवायरमेंट में प्रेजेंट था, अब स्पोर को पानी भी मिल गया, खाना भी मिल गया, कुछ दिन बाद अब देखोगे उस पे आ गया, ग्रोथ हो गई। कुछ लोग कलाकार लोग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि उस जितने पोर्शन पे लगा है फंगस उसको हटा देते हैं, बाकी खा लेते हैं। अगर आधे पोर्शन पे लगे आधा काट दो ब्रेड को और उसके बाद खा लो, उतना हटा देते हैं। बेटा हमेशा जब भी आप किसी बीज को सॉइल में डालते हो, सबसे पहले उसकी रूट ग्रोथ होती है, रूट में अंदर तक पहले पकड़ आती है, तब जाके शूट आता है।
तो तुमको प्लांट बाहर तब दिखता है जब वो अंदर से पूरी तरीके से ग्रो कर चुका होता है। यानी इस फंगस ने, स्पोर ने पहले अंदर से सारा रूट पकड़ लिया, पूरे ब्रेड को कंज्यूम कर लिया, उसके बाद उसने ग्रोथ करना स्टार्ट किया जो तुमको दिख रहा है नेकेड आइज से। तो अगर तुम हटा दे रहे हो आधा पोर्शन सोच करके कि इतना ही था, तो गलत है, वो पूरी उस पर फैल चुका था। पहले वो ग्रोथ हुई उसकी, उसका रूट का डेवलपमेंट हुआ, तब जाकर के ऊपर दिखना स्टार्ट हुआ। गॉट इट? सो स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पोर्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर हैं आपके स्पोर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं प्रोड्यूस इन सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया। एक सैक में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। जैसे ब्रेड के ऊपर स्पोर डेवलप करना स्टार्ट हुए, तो स्पोर्स हमेशा ना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होंगे। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट से भी तो बचाना है ना अपने आप को। खुद तो चलो ग्रो हो गए, खाना पानी दाना लेने के लिए पहुंच गए ब्रेड के ऊपर, बट बाहर के हार्श एनवायरमेंट से, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बाहर में टेम्परेचर बहुत कम है, ह्यूमिडिटी है, एसिडिटी है, कोई एसिड ला करके रख दे, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्पोरेंजिया बोला जाता है। उस स्पोरेंजिया में वो स्पोर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता रहता है। और कब तक वो स्पोरेंजिया रहता है? जब तक उसको सर्टेन कंडीशन नहीं मिलती, जब तक उसको लगता नहीं कि अच्छा यहाँ पे ग्रो करना चाहिए, अब मुझे फटना चाहिए। जब उसको लगता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक है, तो वो अपने आप को फटता है, वो स्पोरेंजिया ब्रेक करता है, स्पोर्स रिलीज करते हैं, एनवायरमेंट में स्पोर्स होते हैं, और फिर जाकर के वो अपने सही एनवायरमेंट में जहां पे उनकी ग्रोथ हो सकती है वहां जाकर के लैंड कर जाते हैं और वहां पे ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। फिर ग्रोथ करेंगे, फिर वो स्पोरेंजिया के फॉर्म में पहले बाहर की आउट कवरिंग आएगी, उसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, वो फिर से वापस से वेट करेंगे सर्टेन कंडीशंस का कि ये कंडीशन आए, फेवरेबल कंडीशंस आए, उसके बाद ब्रेक करेंगे, वापस स्पोर्स का रिलीज होगा। ठीक है, तो यही मैंने लाइन में लिखा है, स्पोर्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया। व्हेन स्पोर्स मैच्योर, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, स्पोरेंजिया बर्स्ट, जब ये मैच्योर हो जाएंगे स्पोरेंजिया बर्स्ट करेगा, एंड स्पोर्स आर कैरिड बाय एयर, एयर और वाटर के थ्रू स्पोर्स को कैरी किया जाएगा डिफरेंट प्लेसेस तक। व्हेन स्पोर्स फॉल, जब ये स्पोर्स फॉल ऑन करेंगे सुटेबल ग्राउंड पे, दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट, वहां पे जर्मिनेट करेंगे और नए प्लांट को उगाएंगे, नए स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजिया, स्पोर फॉर्मेशन, मॉस, फर्न, फंजाई, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? वेजिटेटिव का मतलब होता है क्या? वेजिटेटिव का मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट, मतलब फ्लावर को छोड़ करके सारे वेजिटेटिव पार्ट हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये सब इसका वेजिटेटिव पार्ट है। प्रोपागेशन का मतलब होता है बढ़ाना, प्रोड्यूस करना, फैलाना। जब आपकी ग्रोथ, मतलब किसी की भी ग्रोथ जेनरेटिव पार्ट को छोड़ के वेजिटेटिव पार्ट से होने लगे, उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। यानी जब आप कोई भी प्लांट सीड से ना ग्रो करके उसके लीफ से, उसके ब्रांचेस से, उसके स्टेम्स के हेल्प से ग्रो कराते हो, उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हिबिस्कस को ग्रो करने के लिए, मम्मियों को देखा होगा ना गार्डनिंग करते हुए, एक गमले में रोज ग्रो हो रहा है, उनको 4-5 और रोज के पौधे चाहिए, उन्होंने क्या किया? सिंपल उसकी ब्रांचेस को कट किया, 2 ब्रांचेस को कट किया, दूसरे गमले में लगा दिया। जब उसमें से फ्लावर आने लगा रेड कलर का, अच्छा खासा रोज आने लगा, उनको और मने और घर में गार्डनिंग हो, मेरी रोज ही रोज हो, उन्होंने उससे कट किया, दूसरे गमले में लगा दिया। इसका मतलब क्या? शी इज नॉट यूजिंग एनी सीड हेयर, सीड का यूज नहीं कर रही है, वो ब्रांच का यूज कर रही है, वो स्टेम का यूज कर रही है। हिबिस्कस में भी ऐसे ही होता है, अदर प्लांट्स भी ऐसे ही है। जनरली जो आपके ये वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें भी ऐसा ही होता है। आपने क्या किया? सिंपल सा धनिया काटा, उसके ऊपर से कटिंग की, हार्वेस्टिंग की और दूसरे में यूज कर दिया, ग्रो कर गया। तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है? इसमें हम सीड का यूज नहीं कर रहे हैं। जहां भी हम सीड का ना यूज करके लीफ का, ब्रांच का, स्टेम का यूज करते हैं, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ठीक है, so several plants are capable of producing naturally through their root, stems and leaves. हम leaves, root, stems के थ्रू उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। Such type of reproduction is called vegetative propagation. For example, sweet potato, bryophyllum, ginger, इन सब का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हेल्प से। जिंजर एक स्टेम होता है, स्टेम के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है। ब्रायोफाइलम लीफ होता है, लीफ के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है। स्वीट पोटैटो रूट होता है, रूट के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट। अब कैसे, बाकी और कौन कौन से मेथड है इसके अलावा? ठीक है, ब्रायोफाइलम का आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे।
अगर आपसे पूछ देता है या नहीं भी पूछता तो आपको खुद से मेंशन करना होगा कि लाइफ अगर आपको लीफ से प्रोड्यूस करना है, लीफ से आपको प्रोपागेट करना है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज ब्रायोफाइलम। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि स्टेम कटिंग मेथड। अभी मैंने आपको बताया था स्टेम कटिंग मेथड रोज वगैरह में यूज करते हैं, हिबिस्कस में यूज करते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड एंड लेयरिंग मेथड। ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग का क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, अगर हमारे पास इन ग्राफ्टिंग द स्टेम और बड of two best quality plant is combined to form a new plant, for example guava, apple and mango। आपने देखा होगा बेटा मैंगो के अंदर कि हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मैंगो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, है ना? जैसे जिसको बहुत सारे नाम है, डिफरेंट नाम होते हैं, आई डोंट नो क्या होता है। बड़ा एक मैंगो है जिसका जो कलर है नीचे से येलो है, ऊपर से रेडिश है, ऊपर से हाफ पोर्शन, हाफ से थोड़ा सा कम रेडिश है। अभी ऐसा कैसे हुआ? वैरायटीज कैसे बनी? इस मेथड से, जिसको हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है? ग्राफ्टिंग का मतलब होता है आप अपनी विश के अकॉर्डिंग, आपको जो पसंद था और आपको जो चाहिए था, आपने दो स्टेम्स लिए। सपोज करो कि तुमको एक प्लांट चाहिए, तुमको मैंगो का ट्री चाहिए जो कि बड़े बड़े आम दे और उसके आम बड़े मीठे हों और जिसका कवरिंग हो वो रेड कलर का हो। सपोज करो तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट है, तुमको ऐसा आम चाहिए अपने बगीचे में। तुमने क्या किया, एक आम का पेड़ जिसमें रेड कलर के, रेडिश कलर के आते थे, आम आते थे, उसके स्टेम को कट कर लिया, ठीक है। और दूसरे आम का पेड़ जिसमें अच्छे मीठे फल आते थे और बड़े फल आते थे वो ले लिया। एक को नीचे सॉइल में उगाया, एक स्टेम को उगाया, दूसरे वाले के स्टेम को उसके ऊपर लगा और कपड़े से बांध दिया, आपने कवर कर दिया, कपड़े से, टेप से, किसी चीज से कवर कर दिया। 2-3 महीने तक एज इट इज छोड़ दिया, उसकी केयरिंग कर रहे हैं आप, नर्चर कर रहे हैं उसको, आप उसको पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, नॉर्मल आपको सनलाइट मिल रही है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे 2-3 महीने बाद जब आप उस कपड़े को हटाओगे तो वो एक ही प्लांट बन चुका होगा, एक ट्री बन चुका होगा, मतलब उसके स्टेम ज्वाइंट हो चुके होंगे, सेल डिवीजन हुआ, उसने कंबाइन करके एक नया प्लांट बन गया। अब जो उससे पेड़ से फल आएगा उसके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बड़ा भी फल आएगा, मीठा भी होगा, रेड भी होगा, जो तुमको चाहिए था वो सब होगा उसके अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग मेथड। जब दो रिक्वायर्ड अपनी विश के अकॉर्डिंग मिले हुए स्टेम्स को कंबाइन करते हैं हम और उस प्लांट से उस तरीके की जो आपकी डिजायर थी वैसे फूड को जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम लोग ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं। इन ग्राफ्टिंग द स्टेम और बड ऑफ टू बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का आपने स्टेम लिया या फिर बड्स लिए, प्लांट इज कंबाइंड, उनको कंबाइन किया टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, एक नया प्लांट बनाने के लिए। एग्जांपल हो गया गुआवा, एप्पल, मैंगो। हर मेथड को आप, किसी भी मेथड को किसी में भी यूज नहीं कर सकते, स्पेसिफिक होता है, लाइक मैंगो गुआवा में ही ये मेथड यूज है। अब तुम चाहोगे कि इस मेथड का यूज करके रोज बना लूं मैं, तो नहीं कर सकते। इस मेथड का यूज करके मैं ब्रिंजल बना लूं, मतलब किसी भी मेथड को कहीं भी अप्लाई कर दूं तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए किस मेथड में कौन सा एप्लीकेबल है, समझ गए। लेयरिंग मेथड, लेयर्स का मतलब क्या हो रहा है, लेयर आफ्टर लेयर, एक के बाद एक। In this, the lower branch of a plant is bent and covered with soil. Once new root starts developing on the branch, it is cut from the parent plant and allowed to grow as an individual plant. Example, rose and jasmine. क्या करना है इसमें आपको? रोज और जैस्मिन में हम एक नए तरीके का मेथड को यूज करते हैं जिसमें हम लोग लेयरिंग कहते हैं, जिसे लेयरिंग कहा जाता है। रोज आपका ग्रो कर रहा है, रोज के एक स्टेम को, रोज मेन प्लांट है, उससे बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे होंगे छोटे छोटे से, उसके एक स्टेम को लो और वापस से बिना कट किए, बिना उससे डिटैच किए, वापस से उसको सॉइल के अंदर घुसा दो, दबा दो और कुछ दिन तक ग्रो करने लगो। जब आप ऐसा करोगे तो नीचे, सबसे पहले मैंने बोला नीचे रूट का फॉर्मेशन होगा, पहले वो रूट से अच्छे से बाइंड कर लेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी शूट की फॉर्मेशन होगा, शूट का डेवलपमेंट होगा। कुछ दिन बाद, 2 महीने 3 महीने बाद आप देखोगे कि एक नया रोज प्लांट आ गया। जब नया रोज प्लांट आ गया तो जो बीच में से, क्योंकि अब नया रोज प्लांट आ गया तो ये भी उसी सॉइल से सारे मिनरल्स को और वाटर को कंज्यूम करेगा, और जो पेरेंट प्लांट, जो पहले वाला प्लांट था, वो भी उसी से कंज्यूम करेगा। तो स्कार्सिटी हो सकती है नीचे, कुछ टाइम बाद हो सकता है कि शायद एक डैमेज होने लगे, एक सूखना स्टार्ट कर दे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो आपने वो बीच में कनेक्ट किया था उसको काट दो। अब ये दो अलग अलग सेपरेट प्लांट हो गए, ये अपना न्यूट्रिएंट लेगा नीचे से, ये अपना न्यूट्रिएंट लेगा। समझ में आया? इस प्रोसेस को हम लेयरिंग बोलते हैं। दोबारा रीड कर रही हूं आपके लिए। इन दिस लोअर ब्रांच, नीचे वाली ब्रांच, क्योंकि ऊपर वाली तो को कैसे कनेक्ट करोगे, दिक्कत होगा ना। नीचे वाली ब्रांच जो कि सॉइल से ज्यादा पास है, लोअर ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज बेंट,
एंड कवर्ड विथ सॉइल, सॉइल से ढक दो. Once a new root starts developing on a branch, it is cut from parent plant. Parent plant से उसको काट दिया जाता है. एक बार नया रूट, नया प्लांट बन गया and allowed to grow as an individual plant. Example है रोज एंड जास्मिन. ठीक है. नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर. टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स. कल्चर का मतलब होता है बाहर की कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में, लैब कंडीशन में उसको खाना पानी दाना दे करके सरवाइव कराना है टिश्यू को. टिश्यू अपनी बॉडी में नहीं है, टिश्यू किसी पेरेंट बॉडी में नहीं है, आपने बाहर निकाल लिया है, लैब कंडीशन में उसको खाना पानी दाना दे रहे हो और उसको सरवाइव करा रहे हो, इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं. जब कुछ हद तक टिश्यू का डेवलपमेंट हो जा रहा है तब जाकर के आप इसको मेन प्लांट में जाकर के सॉइल में दे रहे हो. तो दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर. बाहर मेन प्लांट बॉडी से आपने कुछ टिश्यूज को कलेक्ट किया, लैब कंडीशन में उसको फूड प्रोवाइड कराया, कुछ ग्रोथ कराई और उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया सॉइल के अंदर, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर. ठीक है. सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट. एक प्लांट है जो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोइंग टिप से, क्लास 9th में आपने पढ़ा था मेरिस्मेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज. तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज से, ग्रोइंग टिप से आपने उस सेल्स को कलेक्ट किया, सेपरेट किया उससे, आर सेपरेटेड एंड आर ग्रोन ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ. प्लांट की ग्रोथ के लिए जितने भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनको चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, वो बाहर दे रहे हो लैब कंडीशन में और प्लांट के टिश्यू को ग्रो करा रहे हो. इस प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं. These cells forms a mass of callus. पहले सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेल्स जो बनेंगे उनको हम कैलस बोलेंगे, जिनसे आगे का प्रोडक्शन होगा, आगे के न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होगा, उसको हम कैलस बोलेंगे. द कैलस डेवलप्स इनटू प्लांटलेट. सबसे पहले कैलस प्लांटलेट में बनेगा. प्लांटलेट क्या होता है? छोटा सा पेड़, इतना छोटा सा पेड़. ठीक है, वही उसे प्लांटलेट कहते हैं. और फिर जब ये प्लांटलेट को आप ट्रांसफॉर्म करोगे सॉइल के अंदर तो यही नया इंडिविजुअल बना लेगा. छोटा सा जब पेड़ आएगा, बहुत छोटू सा पेड़ जब आएगा, उसको जब जनरल केस में क्या बनता है, सॉइल में जब आप पेड़ को उगाओगे तो नीचे पहले रूट अच्छे से पकड़ लेगा, रूट पूरी फैल जाती है, तब जाकर के आपको शूट दिखना स्टार्ट करती है. बट यहाँ क्या किया आपने, लेबोरेटरी कंडीशन में खाना पानी दे करके उसको ग्रो करा रहे हो. तो छोटा सा पेड़ जब दिखने लगेगा आपको तो वापस इसको सॉइल के अंदर डालोगे, कुछ दिन के बाद आपको नया पेड़ आता हुआ दिखेगा. इसी को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर. मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर खाना दे करके, केमिकल्स दे के, हार्मोन्स दे करके आप नए प्लांट का ग्रोथ करा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ. अब चलो हमने देख लिया कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तब से इतने सारे मेथड्स देखे हमने, बट इसकी एडवांटेज क्या है, क्यों कर रहे हैं ये, जरूरत क्या है ना ये कराने की. तो एडवांटेज क्या है टिश्यू कल्चर का? पहला, न्यू प्लांट शो द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एज दोज ऑफ पेरेंट प्लांट. सबसे पहली की चीज क्या है, देखिए हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, पहले एडवांटेज की बात करेंगे. तो एडवांटेज ये है कि ये वो प्लांट है जिसमें एग्जैक्टली वही जीन होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो इसके पेरेंट की प्लांट के अंदर है. यानी जहां से आपने लिया था इसको, जिस प्लांट से लिया था, कहीं ना कहीं से ले रहे होंगे ना वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर, तो उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. तो जब आप ले रहे होंगे तो आपको पता होगा ना आप डिजीज वाला प्लांट क्यों लोगे, है ना. जो खराब प्लांट, जो खराब फ्रूट देता होगा, जिसमें कभी फ्रूट ही नहीं आता, वो प्लांट क्यों लोगे आप हमेशा उस प्लांट को लोगे ना जिसके अंदर डिजीज फ्री है, जो अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस करता है, अच्छे फ्रूट प्रोड्यूस करता है. तो ये पेरेंट प्लांट के एग्जैक्टली सिमिलर होगा, तो इसमें चांसेस खराब होने की बहुत कम हो जाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, इसलिए इसका यूज किया जाता है. दूसरा, दिस मेथड इज फास्टर एंड सर्टेन. ये मेथड फास्टर होता है. सीड से उगाए जाने वाले प्लांट स्लो ग्रो करते हैं, लेट ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, इसलिए ये फास्टर मेथड है. थर्ड, प्लांट्स नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड. जो प्लांट सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन प्लांट्स के अंदर नहीं होता है, उन प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है इस मेथड के थ्रू. तो आप उन प्लांट्स को भी ग्रो करा सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट हो गया. ठीक है, एडवांटेज हो गया. नेक्स्ट है एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, सीडलेस बनानास एंड ग्रेप्स. ग्रेप्स और बनानास जो कि सीडलेस हैं, जिनके अंदर सीड्स नहीं आते हैं, वो वाले जो ग्रेप्स एंड बनानास हैं उनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम यूज करते हैं और इनका प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या है भाई, हर चीज का डिसएडवांटेज एडवांटेज है. डिसएडवांटेज ये है कि बीमारी अगर गलती से रह गई, आप डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ये प्लांट बीमार था, इस प्लांट में कोई डिजीज थी और तुमने प्लांट ग्रो करा दिया, ठीक है, वो प्लांट लेकर के आएगा डिजीज अपने पेरेंट्स से, पॉसिबिलिटी 0 के बराबर है कि ये कुछ नया उग जाए.
ठीक है। तो पॉजिटिव, अगर आपने एक का बढ़ाया, एक बनाया तब तो ठीक है। मान लो एक प्लांट से आपने बहुत सारे प्लांट ग्रो करा दिए, टिश्यू कल्चर किया, आपने बहुत सारे प्लांट ग्रो करा दिए, अब क्या होगा, जितने भी थे सब में डिजीज फैल गई, क्योंकि पेरेंट प्लांट में डिजीज थी, आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया, तो ये इसका डीमेरिट हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन नहीं है भाई, कोई भी एनवायरमेंटल चेंज आएगा सबको ले डूबेगा, अपना तो कुछ है ही नहीं इनका, पेरेंट बॉडी से डायरेक्ट आए हैं, मतलब कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन जो खराब है वो सबको ले डूबेगी, तो ये वेरिएशन नहीं होती इसके अंदर। The new plant grows in the same area in the as the parent plant, which leads to competition for resources. जिस एनवायरमेंट में, जिस एरिया में, जिस कंडीशन में, मतलब सपोज करो कि कोई प्लांट है जिसको सॉइल से मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, बाकी न्यूट्रिएंट मिनरल्स से उसको मतलब नहीं है, यही तीन चीज रिक्वायर्ड है। तुमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हेल्प से उस प्लांट को ग्रो कराया है, अब उस सॉइल के अंदर जो तुमने ग्रो कराया नया प्लांट, उसको भी तो ये सब चीजें चाहिए होंगी ना, तुमने 4 प्लांट ऐसे ग्रो करा दिए, उन चारों को यही चीजें चाहिए, तो सॉइल में जो बाकी मिनरल्स हैं वो तो एज इट इज पड़े हैं, बट कैल्शियम मैग्नीशियम को ही सब खाए जा रहे हैं, सबको वही चाहिए, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, सॉइल में कुछ है ही नहीं, कैल्शियम मिनरल खत्म, कैल्शियम मैग्नीशियम खत्म, अब क्या करेंगे, आपस में फाइट करेंगे रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट एक ही है, सीड से ग्रो हुए होते तो सीड के अंदर, सबके अंदर अपनी जर्मिनेशन क्वालिटी है, आपने गेहूं के पेड़ उगाए हैं तो गेहूं के हर एक सीड की अपनी स्पेसिफिसिटी है कि उसको क्या चाहिए, वो सब एक एक करके, किसी को मैग्नीशियम चाहिए, किसी को कैल्शियम चाहिए, किसी को फास्फोरस चाहिए, तो एक बैलेंस बना है सॉइल के अंदर सीड से जब आप करोगे, लेकिन वही जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करोगे सबको एक ही चीज चाहिए, तो रिसोर्सेज की फाइट होना स्टार्ट हो जाएंगी, स्टेबिलिटी हैम्पर करेगी, ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी डीमेरिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्लास होपफुली 2 क्लासेस लगेंगी इसको खत्म होने में, बिकॉज चैप्टर इज लॉन्ग, रिप्रोडक्शन लॉन्ग चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस लॉन्ग चैप्टर्स है, तो इसमें 2 क्लासेस लगेंगी। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, साइंस का एग्जाम आपका कौन सी डेट को है, मार्च में है आई गेस, ठीक है। मुझे जहां तक याद है आप लोग का जो एग्जाम है वो 3 तारीख को है, 2 या 3 को है, 2 या 2 को है आई गेस मार्च, तो वी हैव टाइम, टिल देन खत्म हो जाएगा हमारा सिलेबस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हमारे पास टाइम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 गैमीट्स, 2 गैमीट्स बनेंगे, जर्म सेल, गैमीट्स या जर्म सेल एक ही को बोलते हैं, दैट इज मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवम आर इन्वॉल्व, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, both sperm and ovum fuse together to form zygote, zygote बनाएगा which develops into a new individual, जो एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एक फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, वो फ्लावर्स जिनके अंदर रूट, स्टेम्स, लीव, ब्रांचेस बनते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनके अंदर ये सब डिफाइंड नहीं होता, प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्पर्म्स, प्रॉपर रूट्स, प्रॉपर लीव्स, प्रॉपर ब्रांचेस नहीं बन पाते, फॉर एग्जांपल एल्गी वगैरह, ठीक है, तो ये सब भी आपके प्लांट की कैटेगरी है, ये भी प्लांट ही होते हैं। एल्गी देखा होगा आप लोगों ने, कहीं पे पानी जमा हो जाता है, वहां पे ग्रीन कलर का काई जिसको हिंदी में बोलते हैं वो जम जाता है, अब उसमें रूट तो नहीं दिखता, रूट नहीं दिखता, स्टेम नहीं दिखता, फ्लावर फ्रूट कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो प्लांट है नीचे वाला, मतलब डेवलप्ड प्लांट नहीं है, अंडर डेवलप्ड प्लांट है, ठीक है। तो जिसमें प्रॉपरली रूट, फ्लावर, फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो गया उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फ्लावर उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। ओके, अब इस फ्लावर के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या प्रेजेंट होगा इस फ्लावर के अंदर, तो सबसे पहले इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है स्टॉक, जिसको पकड़ करके आप देते हैं किसी को फूल, ठीक है, उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक या फिर पेडिसेल बोला जाता है जिसको आप पकड़ करके फूल देते हैं। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यहीं से आपका अटैचमेंट होता है फ्लावर का, नीचे से यहीं पे पेडिसेल से ही अटैच होता है आपका फ्लावर। थैलेमस, फिर आता है थैलेमस, बल्ज पोर्शन, देखते हो आप फ्लावर के ऊपर एक थोड़ा सा बल्ज पोर्शन होता है, उसके बाद पूरे पेटल्स आते हैं, ठीक है। तो वो जो बल्ज पोर्शन होता है जो कि स्टार्टिंग में बड का पार्ट होता है, और बड के फॉर्म में, जब बड के फॉर्म में था आपका फ्लावर, उस टाइम पे उसको सपोर्ट कर रहा था, वो आपका होता है थैलेमस। इट इज एन enlarged flattened tip of stalk, स्टॉक जहां पे जाकर के खत्म हो रहा है,
एंड लार्ज फ्लैटन टिप है स्टॉक का, उसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। नेक्स्ट, पेटल्स एंड अदर पार्ट्स अराइजेस फ्रॉम दी थैलेमस। थैलेमस से ही पेटल्स, सेपल्स और अदर पार्ट्स आते हैं। आई होप पेटल आपको पता है, वो कलरफुल पार्ट, ठीक है, जो कि आपको अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, उसे पेटल्स बोलते हैं। सेपल्स क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं जब एक फ्लावर बड के फॉर्म में होता है तो ग्रीन कलर की पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है चारों तरफ से। अगर कभी बड देखा हो तो बड जब बड के फॉर्म में है, फ्लावर जब बड के फॉर्म में है, उस टाइम पे आपके सेपल्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो उसके सेपल्स होते हैं, ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स होता है आपका आउटरमोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ सेपल्स। यानी सेपल बोला हमने एक पत्ती को, जब वो बड के फॉर्म में है, एक पत्ती को, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को आपने सेपल बोला, लेकिन एक तो होती नहीं है, 5 से 6 होती है। जब वो 5 से 6 को कलेक्टिवली आप बात कर रहे हैं तो आप उसको कैलिक्स बोलते हैं। तो यानी कैलिक्स को हम लिख सकते हैं कलेक्टिव टर्म फॉर सेपल्स। सेपल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कैलिक्स। वैसे ही होता है कोरोला। नेक्स्ट होता है कोरोला। कोरोला का मतलब होता है कलेक्टिव टर्म फॉर पेटल। पेटल मतलब एक निकाला आपने, वो पेटल है आपका। जब ग्रुप ऑफ पेटल एक साथ आ जाते हैं उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं, ठीक है। सो सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर, फ्लावर का सेकेंड वर्ल एक साथ ग्रुप विच इज मेड अप ऑफ पेटल्स, जो बहुत सारे पेटल्स को मिला करके बना हुआ है। helps flower in attracting insects to carry out pollination। हमारे केस में pollination करने की जरूरत नहीं है। Now what is pollination? The transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination। ये क्लास 8वीं से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी के अंदर। पॉलिनेशन करने के लिए इनके पास अपने पैर हाथ नहीं है, लिम्स नहीं है आपके फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स के पास। इनको चाहिए होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यानी विंड की हेल्प चाहिए, इंसेक्ट्स की हेल्प चाहिए, एनिमल्स की हेल्प चाहिए, जो इनको लेकर के जाए, लैंड कराए स्टिग्मा पे जाकर के, ठीक है। सो ये कोरोला क्या करेगा? अब भाई तुम्हारे पास इंसेक्ट क्यों आएगा? तुम्हारा काम कोई क्यों करेगा? फ्लावर का काम क्यों करेगा कोई? पॉलिनेशन क्यों कराएगा? उसको अपना भी तो कुछ स्वार्थ होना चाहिए ना, अपना कुछ मिल रहा होगा तो वो काम करेगा। कोई भी इंसेक्ट फ्लावर के पास आता है उसकी फ्रेग्रेंस को लेकर के, फ्रेग्रेंस को सूंघते हुए, नेक्टर को लेने के लिए, अट्रैक्टिव कोई फ्लावर दिख रहा है इसलिए। जब वो आता है तो नेचुरली ऑटोमेटिकली ये पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब इंटेंशनली वो सोच समझ के नहीं आता कि पॉलन ग्रेन लैंड कराना है। एक फ्लावर पे बैठा, उसकी बॉडी से वो स्टिक हुए पॉलन ग्रेन्स, जब वो दूसरे फ्लावर पे गया नेक्टर लेने के लिए, ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर कर गए। अगर सेम स्पीशीज के बाई चांस निकल गए तो पॉलन ट्यूब बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, नया फ्लावर बन जाएगा। अगर सेम स्पीशीज के नहीं हुए तो रिजेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर, नेक्स्ट टाइम। तो इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेचर ने इस तरीके से सेटअप कर रखा है मैकेनिज्म को कि सब कुछ अपने आप चल रहा है, कोई इंटेंशनली नहीं करा रहा, कोई किसी की मदद सोच समझ के नहीं कर रहा है, अपने फायदा लेने के लिए जा रहे हैं, ये प्रोसेस हो जा रहा है। इंसेक्ट गया अपना नेक्टर लेने के लिए, उसकी बॉडी से पॉलन ग्रेन अटैच हुआ, नेक्स्ट स्पीशीज तक पहुंचा, नया फ्लावर बन गया। एनिमल गया फ्लावर को खाने के लिए या कलर देख करके अट्रैक्ट होकर के गया, उसकी बॉडी के साथ, उसकी फीट के साथ लग के गया, उसकी बॉडी में कहीं चिपक गया, वहां जब गया लैंड कर गया, सेम स्पीशीज का निकला तो फ्लावर बन जाएगा, नहीं निकला रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो कोरोला क्या होता है? हेल्प फ्लावर इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स टू कैरी पॉलिनेशन। कोरोला क्या है? जब आप कलेक्टिंग, फिर अगेन कोरोला के लिए हम क्या लिखेंगे? कलेक्टिव टर्म फॉर पेटल्स। जब आप एक साथ बहुत सारे पेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कोरोला, ठीक है। फिर आता है एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। गाइनोइशियम और एंड्रोइशियम का आप इस तरीके से समझते हैं कि गायनिकोलॉजिस्ट सुना होगा आप लोगों ने, गायनिकोलॉजिस्ट फीमेल डॉक्टर को बोलते हैं, महिला विशेषज्ञ को गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जी फॉर गर्ल, जी फॉर गायनी। तो जहां भी गायनी आएगी, गाइनोइशियम आएगा, मतलब गर्ल्स की बात हो रही है। फ्लावर के अंदर लड़की कहां से आएगी? फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट की बात हो रही है। एंड्रोइशियम मतलब आदमी, ए फॉर आदमी, ए फॉर एंड्रोइशियम मतलब बॉयज की बात हो रही है, मेल पार्ट की बात हो रही है। एंड्रोइशियम द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर को एंड्रोइशियम बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमन होते हैं इसके अंदर। स्टेमन का मतलब क्या हो गया बेटा? ये इस तरीके का एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है, दिस इज एंथर, ठीक है, दिस इज फिलामेंट, और ये दोनों को मिला करके एक साथ बोला जाता है स्टेमन। ये आपका मेल पार्ट होता है। और जब बहुत सारे स्टेमन मिलते हैं,
ठीक है, बहुत सारे स्टेमन एक साथ मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोइशियम। समझ में आ रहा है? जब बहुत सारे स्टेमन एक साथ मिलते हैं तो उसको एंड्रोइशियम बोला जाता है। ठीक है, ये मेल पार्ट है। ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। अभी लिख दिया मैंने, हर एक स्टेमन आपका फिलामेंट और एंथर से मिलकर के बना होगा। एंथर स्टोर पॉलन ग्रेन्स, इसी एंथर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। इस एंथर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे जो कि फर्दर जाकर के रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपको गाइनोइशियम। नेक्स्ट आएगा गाइनोइशियम, इनर मोस्ट पार्ट, इनर मोस्ट वॉल है जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ पिस्टल एंड कार्पल, पिस्टल और कार्पल ये सेम का ही नाम है। फीमेल पार्ट को पिस्टल बोल दो, कार्पल बोल दो, सेम ही बात है, एक ही बंदे की बात हो रही है, फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं। कार्पल किससे बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना होता है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है नाम क्या था, तो मैं कैसे ट्रिक से याद कराती हूँ। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है आपका ये आपका स्ट्रक्चर है जिसमें कि ऊपर वाला होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल और ये होता है ओवरी। ये तीनों पार्ट मिल करके बनाते हैं पिस्टल, या फिर जिसको हम बोलते हैं कार्पल। ठीक है, या फिर दोनों को मिलाकर के जब बहुत सारे कार्पल बहुत सारे पिस्टल होते हैं तो उसको बोलते हैं गाइनोइशियम। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए, मैं ऐसे याद कराती हूँ कि पिस्टल, कार्पल, स्टिग्मा कैसे प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे। स्टिग्मा जनरल टर्म्स में ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ये माना जाता है कि बॉयज कम्स टू गर्ल्स, जनरली गर्ल्स डोंट मूव टुवर्ड्स बॉयज। तो बॉयज आकर के गर्ल्स से आकर चिपके, तो यानी स्टिग्मा पे आकर के चिपकेगा आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करेगा स्टिग्मा पे आकर के स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट का फीमेल का पार्ट है। स्टाइल जनरली गर्ल्स में स्टाइल होता है एज कंपेयर टू बॉयज, ये सिर्फ याद कराने का तरीका है, डोंट ऑफेंड। तो लड़कियां ऑफेंड ना हो जाए भाई, ऐसा क्यों बोला लड़कियां ऑफेंड ना हो जाए, बस याद कराने के लिए याद हो जाए। स्टाइल जनरली गर्ल्स में होता है तो स्टाइल गर्ल्स का पार्ट है। जो पतली लड़की होगी, थिनेस्ट लड़की होती है जिसकी स्लिम ट्रिम होती है बॉडी, जीरो फिगर, तो उनमें ज्यादा स्टाइल होगा। तो यहाँ पे स्टाइल पतला ट्यूब का नाम है। नेक्स्ट कम्स योर ओवरी, ओवरी हमको पता ही है फीमेल का पार्ट है। ठीक है, ये तीनों मिलाकर के पिस्टल बनाता है, कार्पल बनाता है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट कम्स योर पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आई नीड टू चेक ऑल्सो, 2 बज रहा है। पॉलिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है पॉलिनेशन? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट एंड डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब पॉलिनेशन क्या होता है? एंथर में प्रेजेंट था हमारा पॉलन ग्रेन, जब ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आकर के चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। एक ही स्पीशीज का होना चाहिए, या तो सेम प्लांट के अंदर, अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो किसी और प्लांट की बाइसेक्सुअल फ्लावर है, किसी और फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी फ्लावर में से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक के अंदर मेल है तो दूसरों के फीमेल के पास जाना पड़ेगा, मेल को उड़ के जाना पड़ेगा फीमेल के पास। तो प्लांट क्या लिखा है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, या तो सेम प्लांट का हो या ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। मतलब गुआवा का पेड़, अमरूद का पेड़ ही अमरूद प्रोड्यूस करेगा, अमरूद के पेड़ से आम नहीं आएगा, तो सेम स्पीशीज होनी चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, 2 तरह की पॉलिनेशन होती है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, सेम फ्लावर। सेल्फ का मतलब भी पता चल गया, सेल्फ से हमें क्या समझ में आता है? सेम। तो सेल्फ का मतलब हुआ स्टिग्मा से सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, उसके अंदर मेल भी पार्ट है फीमेल भी पार्ट है, उसी से उसी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर होता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस का मतलब कहीं और जाना पड़ेगा भाई, दूर चल के जाना पड़ेगा, तो जब अपने पास नहीं होगा तभी तो दूर जाएंगे ना। क्रॉस पॉलिनेशन होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, जिसके अंदर या तो फीमेल है या मेल है, कोई एक प्रेजेंट है, तो उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू वन फ्लावर of one flower to the stigma of another flower of same species। स्पीशीज हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर आप ढंग से डेफिनेशंस को नहीं लिखेंगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, अगर आप स्टेटमेंट ठीक से नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम स्पीशीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज
स्टेटमेंट इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट एजेंट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए डिफरेंट एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तो खुद ही हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, खुद ही कर लेगा, जरूरत नहीं किसी एजेंट की। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो विंड चाहिए होगा, इंसेक्ट चाहिए होगा, एनिमल चाहिए होगा, कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो उसको हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। दे आर कॉल्ड इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, कुछ ना कुछ चाहिए होगा, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अब हमें फ्यूजन कराना है मेल और फीमेल गैमीट का। हो गया, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कर चुका स्टिग्मा के ऊपर, ये था स्टिग्मा, ये रहा इसका आपका पॉलन ग्रेन, पूरा डायग्राम, ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया पॉलन ग्रेन। अब हमें फॉर्मेशन करना है पॉलन ट्यूब का। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन करना को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कैसे होगा ये फर्टिलाइजेशन? सपोज करो कि ये जो प्लांट है ये गुआवा का प्लांट है, ठीक है? अभी तक इस पे हर बार विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू मैंगो का पॉलन ग्रेन लैंड करता था। क्या गुआवा के ट्री से मैंगो का फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा? नहीं आएगा। तो क्या हो रहा था? रिजेक्शन हो रहा था अभी तक। एक दिन अपॉर्चुनिटी मिली, लक इसका अच्छा था, गुआवा के ऊपर गुआवा का पॉलन ग्रेन आकर के लैंड कर गया। द मोमेंट इट लैंड्स, जैसे लैंड करेगा, इसको कैसे पता भाई? बोल के थोड़ी बताते हैं, इनके पास मुंह थोड़ी है कि अच्छा अच्छा तू गुआवा का आ जा, तू मैंगो था चल रिजेक्ट हो, ऐसा नहीं बोलते हैं ये। इनकी बॉडी में भी हमारी तरह हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बेस्ट एग्जाम्पल्स आपके एज के बच्चों को तुम्हारे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तुम लोगों को, आप लोग एडोलेसेंस फेज में है, युवा अवस्था में होते हैं आप लोग, आपका अट्रैक्शन हर किसी के साथ नहीं होता। वो एक आध होते हैं ऐसा कि हर किसी के साथ अट्रैक्शन हो जाए, अदरवाइज कुछ स्पेसिफिक ही होते हैं जिनके साथ अट्रैक्शन होता है। तो कैसे हुआ अट्रैक्शन, कैसे पता चलता है? तुम्हारी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ हार्मोन सिक्रीट हुए, जिससे तुम्हें पता चला कि हाँ भाई ये पसंद आ रहा है, लड़की को अगर लड़का पसंद आ रहा है, लड़के को लड़की पसंद आ रही है। वैसे ही सेम इसमें चीज हो रही है कि जब ये पॉलन ग्रेन आकर के लैंड कर रहा था किसी और स्पीशीज का, तो हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा था क्रॉसवर्ड, रिजेक्शन पॉइंट आ रहा था कि नहीं होना, आगे कुछ नहीं होना, बस आ गया, लैंड कर गया, कुछ दिन बाद चलो हटाओ इसको। लेकिन जैसे ही इसकी स्पीशीज पे आया, इसकी स्पीशीज का लैंड किया, तो हुआ सबसे पहले इस पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। ट्यूब दिख रही है आप लोगों को? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टाइल के अंदर इस ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। इस पॉलन ट्यूब से ये जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है अंदर, ये जाएगा अंदर। कहां तक जा रहा है ये रहा ओवरी के पास, एग के पास पहुंच रहा है पॉलन ट्यूब के थ्रू आपका पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आकर के लैंड किया स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड किया, ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ स्टाइल के थ्रू। पॉलन ट्यूब ये रहा, ओवरी के अंदर एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक, मेल गैमीट, एग प्रेजेंट है, मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन था ये रहे दो मेल गैमीट्स, ये एंटर करेंगे किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। सैक का मतलब बोरा होता है, बोरी होती है। पहले सबसे पहले जो बनेगा आफ्टर फ्यूजन वो बनेगा आपका जाइगोट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। जब जाइगोट में फर्दर डिवीजन होती रहती है, डिवीजन होगी, सेल की डिवीजन होगी, बनाएगा एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो जहां डेवलप करेगा उसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप चाहें तो अपनी एग्जाम में डिनोट कर सकते हैं, इजी सा डायग्राम है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, चाहें तो दिखा सकते हैं टीचर को। नेक्स्ट कम्स when pollen grain settled on stigma। अभी प्रोसेस देख लेते हैं हम, ये तो हमने डायग्राम के थ्रू देखा, बट एक्सप्लेन कैसे करेंगे? पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे अपने। when pollen grain settle on stigma they forms a pollen tube called pollen tube। ठीक है, when pollen grain settle on stigma they forms a tube, एक ट्यूब बना रहा है जिसको हम pollen tube बोलते हैं। पहला स्टेप यही हुआ, सबसे पहले pollen grain जैसे लैंड किया, सबसे पहला स्टेप इसका यही था, pollen tube बना लेना। ठीक है, बन गया pollen tube। नेक्स्ट क्या होगा? The pollen tube grows through the style of the flower and enters the ovary। फिर ये pollen tube स्टाइल के थ्रू ग्रो करेगा और ओवरी में एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये इसका सेकेंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट, the tip of the pollen tube dissolves to release the pollen grain into the ovary। जो टिप ऑफ pollen tube है वो डिसॉल्व करेगी, जाकर के ओवरी के साथ फ्यूज करेगी और वहां जाकर के जो वो मेल गैमीट लेकर के गई थी pollen grain वो उसे रिलीज कर देगी। ठीक है, फोर्थ, इन ओवरी फीमेल गैमीट फ्यूजेस विद द पॉलन ग्रेन टू फॉर्म जाइगोट। ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट जो प्रेजेंट है पहले से ओवम, उसके साथ ही पॉलन ग्रेन फ्यूज करेगा और जाइगोट बना लेगा। ठीक है,
नेक्स्ट फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट एंड सीड का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, प्लांट वाला पार्ट आज खत्म करेंगे, एनिमल वाला रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। सो फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुई, द ओवरी एनलार्जेस एंड फॉर्म्स अ फ्रूट। आपको ये टर्म्स, ये जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ये पूरे ही स्लाइड का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फ्रूट किससे बनता है, सीड किससे बनता है। आपका फ्रूट जब डेवलप करता है वो हमेशा फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है, ओवरी ही फ्रूट में जाके डेवलप करता है, ओव्यूल जो होते हैं वो सीड्स में डेवलप करते हैं। जितने भी फ्रूट्स के अंदर आपके सीड्स होते हैं वो ओव्यूल का रिजल्ट होते हैं। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि पपाया के अंदर बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा आर्यन? सही होगा, क्योंकि बहुत सारे सीड्स होते हैं पपाया के अंदर, इसका मतलब बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे। जितनी सीड्स उतने ओव्यूल उसके पास रहे होंगे उस फ्लावर के अंदर, ठीक है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी एनलार्जेस एंड फॉर्म्स अ फ्रूट। स्टेटमेंट क्लियर है। नेक्स्ट, साइंटिफिकली द फ्रूट इज रिपेंड ओवरी। फ्रूट क्या है, साइंटिफिकली राइपेंड ओवरी है, पका हुआ ओवरी ही फ्रूट बनता है। नेक्स्ट, ओव्यूल बिकम्स द सीड ऑफ द फ्रूट। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बना लेता है। All parts other than the ovary dry up and fall off. Tomato, ladyfinger and brinjal are all fruits. ये सारे ही आपके fruits हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फ्लावर के पार्ट थे, ओवरी और ओवल को छोड़ करके बाकी सब ड्राई ऑफ होकर के फॉल ऑफ कर जाते हैं, गिर जाते हैं। इनका काम तब तक ही था जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन को कराने का काम था पेटल्स का, कैलिक्स का, थैलेमस का, पेडंकल का, सबका। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गई, फ्यूजन हो गया, अब इनका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको एक्सेसरी ऑर्गन्स बोला जाता है जो इनकी मदद कराएं फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। ओके, लेट मी चेक कितना कंटेंट बचा है। अभी है, अभी काफी है। ठीक है, एक क्लास और लगेगी टू कंप्लीट दिस क्लास, दिस टॉपिक। तो हमने प्लांट पार्ट कवर कर लिया है, ह्यूमन स्टार्ट करना है हमें। फर्टिलाइजेशन हो चुका है हमारा, एक सेकेंड, वल्वा वजाइना, हाँ ये बचा हुआ है, ये कवर करना है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स वी नीड टू स्टार्ट। प्लांट फ्लावर का रिप्रोडक्शन हमने कवर कर लिया, सो वी कैन एंड दिस क्लास हियर, यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।